अगर इस पूरे शो की बात करें तो ओवरऑल ये पूरा सीज़न इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि कैसे सौरन क्लिम्बलोर को मैनिपुलेट करके उससे ये सारी रिंग्स बनवाता है और फिर उनको अपने कंट्रोल में करता है, और इन सारी चीज़ों को जो भी इन रिंग्स को पहन रहा है या ये जितनी भी रिंग्स हैं उनको कैसे करप्ट कर रहा है और उनसे अपना काम निकलवा रहा है। द लॉर्ड ऑफ द पावर ऑफ द रिंग्स सीज़न 2, इसको मैंने जस्ट अभी फिनिश किया है और इसके बारे में मैं बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। सीज़न 2 के अगर क्वालिटी को लेकर चलें यार, इसके बारे में बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल वैसे ही सेम डिलीवरी हमें देता है जैसे हम लोगों ने सीज़न 1 में देखा हुआ था। वो कमाल के विजुअल, सिनेमैटोग्राफी और वो जो पूरा इन लोगों ने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है वो सेम चीज़ें हमें आगे प्रोग्रेस करती हुई देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ तो मैं इस सीज़न 2 को सीज़न 1 के ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि इन द स्टोरी प्रोग्रेस, कैरेक्टर डेवलपमेंट में हमें ये बहुत ज़्यादा कुछ डिलीवर कर देती है और ये सीज़न 1 से ज़्यादा बेस्ट साबित होता है। अगर ऑन द स्टोरी अगर हम देखें तो हमें सीज़न 1 में क्या देखने को मिला था कि एल्स ने 3 रिंग्स बनाई थी और इसमें सौरोन ने उनको हेल्प किया था क्रिएट करने में, जिसमें एंड में तो सौरोन की आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी थी और उसके बाद जो अब एल्फ हैं वो सौरोन को ढूंढ रहे हैं उसको मारने के लिए। लेकिन सौरोन अब क्लिम्बलियोर्प के पास पहुंचा है और वहां पर वो और ज़्यादा रिंग्स को क्रिएट कर रहा है बॉनों के लिए और साथ ही साथ इंसानों के लिए, जिसमें वो उन सारी रिंग्स को और भी ज़्यादा करप्ट करता है ताकि वो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक फाइनल खुद के लिए रिंग बना पाए। इस बार हमें सबसे ज़्यादा मज़ा इस सीज़न में यही आता है कि हमें एक पूरा एंटागनिस्ट देखने को मिलता है। सौरन पूरी तरह से ही यहाँ पे रिवील है, वो पूरी तरह से आगे होके खेल रहा है, किसी मास्क के पीछे नहीं है। सीज़न 1 के साथ यही था कि हमें नहीं पता था कि हमारे जो कैरेक्टर हैं वो किसके साथ लड़ रहे हैं, वो सिर्फ सौरन का नाम बज रहा है और उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बार अब पूरा सीज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये काफ़ी ज़्यादा थ्रिल और एंटिसिपेशन बना के रखता है। एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक ये आपको फिनाले तक पूरी तरह हुक करके रखता है। आप कहीं पर भी इसमें एक बोझ की तरह फ़ील नहीं करते हो, आप इसमें इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आप इसे कंटिन्यू देखते ही रहते हो। एक सबसे अच्छी बात ये है कि इस सीरीज़ में दिखाया जाने वाला हर 1 मिनट, अगर कोई कैरेक्टर 1 मिनट के लिए भी स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, तो उसकी स्टोरी, उसके किए गए एक्शन किसी न किसी तरह से इस स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तरह का कोई फिलर मोमेंट हो जाए या कोई फिलर एपिसोड डाल दिया गया है। ओवरऑल इस पूरे सीज़न को मैं देखता हूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एपिसोड है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं इसमें खो ही गया था, वो है एपिसोड 7। बाकी के एपिसोड के मुकाबले वो थोड़ा लंबा फ़ील होता है और उसकी वो नीड्स भी थी। उस पे वहाँ पर स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको उतना टाइम चाहिए था। लेकिन जिस तरह का वो एपिसोड है, जो-जो कांड और जो-जो काम उस एपिसोड में हुए हैं, वो इस पूरे सीज़न को वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड बना देता है। सबसे बड़ी बात 7 एपिसोड की ये हो जाती है कि सौरन पूरी तरह से आगे होके भिड़ा हुआ है और हर कोई डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली सौरन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी जीत नहीं पा रहे हैं। जैसे एक कहावत कहा जाती है कि अगर आपको अपने हीरो को बड़ा दिखाना है, उसको का पावरफुल दिखाना है, तो उसके सामने उससे भी पावरफुल एक विलन रखना होगा, क्योंकि जब वो उस पावर्स से उस विलन को हराएगा, जब वो उस मुसीबतों से गुजरेगा, तभी हमें ये रियलाइज़ होगा कि हमारा हीरो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो चीज़ यहाँ पर एपिसोड 7 और मैं यह कहूँगा कि पूरा ये सीज़न 2 काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई वंडर कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सीज़न पूरी तरह से आकर चला भी गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ किसी के बीच में इसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हाइप नहीं है, कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। मैं पर्सनली अपना बता दूँ तो मैं इसे वीक बाय वीक नहीं देखा हूँ। मैंने इसके सारे एपिसोड को आ जाने का इंतज़ार किया और मैंने इन सबको एक साथ देखा है, जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर और थोड़ा ध्यान दूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसको वीक बाय वीक भी देख रहा होता, ये मुझे और ज़्यादा एक्साइटेड और हाइप फ़ील कराता है, क्योंकि शो की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसको सीज़न 1 के ऊपर रखूँगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये हो जाती है कि हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि एल्फ का वो गोल्डन ब्राइट टोन है, ह्यूमन्स का काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड और ब्राइट टोन होता है, और हमें जो डॉफ होते हैं, जो बौने हैं, उनका का मोस्टली अंधेरे का ही टोन देखने को मिलता है। और जहाँ पर हम लोग ऑर्क की बात करते हैं वहाँ पर हमें बिल्कुल ब्लूइश एक कोल्ड टोन देखने को मिलता है, जो इन सबको एक अलग-अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मैंने इस पूरे शो को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखा है, और इंग्लिश का तो आप जानते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज हमेशा बेस्ट रहती है। लेकिन अगर मैं इसके हिंदी डब की भी बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे पसंद आया। So this is the my point of view about the season 2, and tell me what is your favorite moment in this series if you watch it.